नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि इन महीनों में हमारे देश के ज्यादातर हिस्से बारिश या फिर बाढ़ से प्रभावित होते हैं। यहां पर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो तमाम तरीके, वो तमाम सूचनाएं, वो तमाम जानकारियां जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं जब आपके शहर में या फिर आपके गांव में प्राकृतिक आपदा आई हो। दोस्तों, अक्सर हमारे देश में क्या होता है कि जानकारी के या सही सूचना के अभाव के कारण लोग समस्याओं का सामना करते हैं और समस्याओं का सामना ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं जान तक चली जाती है लोगों की। ऐसे में यह बहुत जरूरी है दोस्तों कि किस प्रकार से ज्यादातर लोगों के पास सही सूचना और सही जानकारी और जो तमाम सरकार की एजेंसियां द्वारा जो दिशा निर्देश होते हैं वो कैसे शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचाए जाए। इसलिए आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं एक छोटा सा प्रयास करने जा रहा हूं, क्योंकि वैसे तो आप जानते हैं कि हमारे देश में प्राकृतिक आपदाएं बहुत सारी आती हैं, लेकिन अगर आप इन मॉनसून के महीनों में अगर आप कुछ देखें, जो ये बारिश के महीने होते हैं जिसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर का भी कुछ हिस्सा आता है, तो इस दौर में दोस्तों बड़े पैमाने पर हमारे देश में बाढ़ आती है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ आती है, यानी गांव में बाढ़ आती है, शहरों में भी बाढ़ आती है। दोनों अलग अलग होते हैं। वहां पर बचने के और उसको हैंडल करने के लिए जो अलग अलग तरीके होते हैं वो दोनों के दोनों भिन्न होते हैं एक दूसरे से। साथ ही साथ आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा दोस्तों कि बिजली गिरने के कारण, यानी आकाश से वज्रपात होने के कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। तो यह भी एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा ही है। और साथ ही साथ भूस्खलन, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी होता है, पहाड़ी इलाकों में भी होता है और मैदानी क्षेत्रों में भी होता है दोस्तों। अब यहां पर प्रमुख तौर पर ये जो तीन आपदाएं मैंने आपके सामने बताई हैं, आपको बताई हैं, इनसे बचने के तरीके क्या हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं हमारे देश में लोगों के पास ये सूचना ही नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए बड़े पैमाने पर यहां पर जान माल का नुकसान होता है। हम एक बात तो जानते हैं दोस्तों, ये समस्त संसार, ये सब लोग जानते हैं और ये अखंड सत्य है कि प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता। जब उसको आना होगा वो आएगी, लेकिन जो चीज निश्चित है एक और इसके साथ ही, वो ये है कि अगर हम वो तमाम तरीके अपना लें, अगर हम वो तमाम उपाय अपना लें, अगर हम कुछ ऐसे प्रयास कर लें, तैयारी कर लें, तो कहीं ना कहीं इन तमाम आपदाओं को, इनके असर को, इनके प्रभाव को कम किया जा सकता है और जान माल के नुकसान को बहुत ही ज्यादा कम किया जा सकता है और शून्य भी किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, चाहे विकसित देश हो या विकासशील देश हो, चाहे भारत हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, बाढ़ जहां भी आती है वहां पर स्थिति नाजुक हो जाती है, क्योंकि यह प्राकृतिक आपदा है और इसके सामने मानव की कोई भी चीज ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है। तो इसीलिए दोस्तों सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपके सामने आकाशीय बिजली के बारे में। और आकाशीय बिजली के बारे में आप किस प्रकार से बहुत ज्यादा सजग हो सकते हैं, सतर्क हो सकते हैं, ये भी आप जान लीजिए। ये बहुत छोटे छोटे और बहुत ही सरल उपाय हैं दोस्तों। देखिए, आकाशीय बिजली की घटनाएं दोस्तों पिछले कुछ दिनों में हमारे देश में सामने आई और ये एक प्रकार से हर बरस यही होता है कि सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। अभी हाल के दिनों में अगर मैं बात करूं तो आपने सुना होगा कि राजस्थान में 1 दर्जन के करीब लोगों की मौत हो गई, जिसमें राजधानी जयपुर में जो आमेर का किला है वहां की आपको घटना याद होगी, जहां पर वॉच टावर में बिजली गिर गई थी और कई सारे जो पर्यटक वहां पर आए थे वो उनकी मौत हो गई। इसके अलावा आपने यूपी में भी सुना होगा दोस्तों, जहां पर भी दर्जनों लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा बिहार में, उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, तमाम इलाकों में आपने ये तमाम खबरें सुनी होंगी कि यहां पर इतने लोगों की मौत हो गई। एक डेटा आया कि दरअसल 4 राज्यों में ही, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश शामिल हैं, यहां पर ही 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ऐसे में आकाशीय बिजली से बचने के वो तमाम सरल उपाय क्या हैं वो आप जानिए दोस्तों। देखिए, सबसे पहले जब भी बारिश हो रही है आप कोशिश कीजिए कि अगर आप
घर में है तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलिए। देखिए तेज बारिश हो रही है तो बिल्कुल भी ना निकलिए। साथ ही साथ अगर आप कहीं फंस गए हैं, अगर आप दफ्तर से बाहर आ रहे हैं या फिर आप दुकान से बाजार से घर आ रहे हैं और बीच में बारिश हो रही है मूसलाधार, तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। और सुरक्षित स्थान वैसा होना चाहिए जो कि कवर्ड हो, यानी घर हो किसी का या कोई दुकान हो, आप उसके अंदर चले जाइए। लेकिन आप भूल कर भी कभी भी किसी भी पेड़ के नीचे या किसी भी बिजली के खंबे के नीचे खड़े मत होइए, क्योंकि यहां पर बिजली गिरने के चांसेस सर्वाधिक होते हैं। अब आप, ये तो हो गया कि अगर आप बाहर हैं। अगर आप घर के भीतर हैं तो आप घर के भीतर अपने तमाम बिजली के उपकरणों को ऑफ कर दीजिए, उन्हें आप बंद कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि अपने पास जो आपके पास मोबाइल है या तमाम जो बिजली के उपकरण और भी मौजूद होते हैं उन्हें आप बंद कर दीजिए, मोबाइल को आप अपने आप से दूर कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहें, क्योंकि डिजास्टर के समय में अक्सर लोगों के पास सूचना का अभाव होता है और सही सूचना, सही जानकारी जब नहीं होती है तो अज्ञानता के कारण बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। इसलिए आप इन तमाम उपायों को अपनाइए, बेहद सरल उपाय है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले डिजास्टर की तरफ, जो कि इन दिनों बहुत ज्यादा होता है, वो है बाढ़। बाढ़ दोस्तों, पहले इसके बारे में मैं आपको बताऊं, इसके बचने के उपाय के बारे में बताऊं, लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि हमारे देश में स्थिति क्या हुई है विगत कुछ दिनों में। और बीते 48 घंटों में दोस्तों देश के अलग अलग हिस्सों से दर्दनाक तस्वीरें, दर्दनाक दृश्य सामने आए। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिला हो, रायगढ़ जिला हो, ठाणे हो, या फिर पुणे का मंडल हो, या सतारा जिला हो, तमाम ये जो जिले हैं दोस्तों, यहां पर बाढ़ ने अपना बहुत ज्यादा कहर बरपाया है। अगर मैं बात करूं दोस्तों रायगढ़ की, तो यहां पर लैंडस्लाइड के कारण, भूस्खलन के कारण 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों रत्नागिरी भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। चिपलून एक शहर है रत्नागिरी जिले में ही, यहां पर दोस्तों एक खबर आई कि यहां पर इतना ज्यादा पानी भर गया कि फर्स्ट फ्लोर तक पानी आ गया। यानी कितना, आप इमेजिन कीजिए कि कितना ज्यादा वहां पर पानी होगा। साथ ही साथ एक बहुत ही दर्दनाक खबर आई कि दरअसल इसी चिपलून में एक कोविड सेंटर के भीतर 8 से 11 मरीजों की मौत हो गई। कहीं कहीं पर ये 8 है आंकड़ा, कहीं कहीं पर ये 11 है। ये बहुत दर्दनाक खबर है दोस्तों, इसलिए दिल सहम जाता है ये सोचते हुए भी कि क्या स्थिति रही होगी, क्योंकि बताया गया कि दरअसल बारिश चूंकि बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए वहां पर जो बिजली की सप्लाई है उसे बंद किया गया और फिर इसी दौरान 8 से 11 मरीजों की मौत हो गई। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटक से भी आज एक तस्वीर सामने आई, जहां पर एक ट्रेन फंस गई। एक ट्रेन वहां पर फंस गई और ये बेलगावी का वहां पर इलाका है, वहां पर फंस गई। उसको निकालने का राहत और बचाव कार्य चल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं फिर से लौटते हुए, तो वहां पर 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 120 से ज्यादा लोगों की ये मौत हो चुकी है अभी तक। और कई जिलों में, कई इलाकों में पानी अभी भी भरा हुआ है, अभी भी ठहरा हुआ है और राहत और बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कई कई जगह पर हमारी सेना और नौसेना को भी उतारा गया है। यानी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है वहां पर। इसी के साथ साथ दोस्तों बिहार में बाढ़ आई, सबको पता है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ आई। इसके अलावा पूर्वोत्तर में भी बाढ़ आई कई इलाकों में। तो इस दौर में ये जो बाढ़ है इससे कैसे बचा जाए, अब आप ये समझिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब जो मैं आपको गाइडलाइंस, जो दिशा निर्देश आपको बताने जा रहा हूं, जो आप डूज एंड डोंट्स इसको समझ सकते हैं, उसे आपको मैं बताना चाहूंगा कि बड़ी ही क्रेडिबल संस्थान द्वारा ये जारी किया गया है। भारत सरकार की ही एक अथॉरिटी है, एजेंसी है, और इसका नाम है दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और मैं आपको सशब्द जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसे ही आपको पढ़ के बताऊंगा और थोड़ा सा सरल भाषा में भी इसका अनुवाद कर दूंगा। बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि बाढ़ आने से पहले क्या किया जाए। यानी बाढ़ अगर नहीं आई है तो फिर आप उससे पहले क्या कर सकते हैं, अगर आपको इस बात का अंदेशा है कि बाढ़ आ सकती है। देखिए, आपको तैयारी को सबसे ज्यादा पुख्ता करना है और इसमें शामिल है सबसे पहले कि जो भी क्षेत्र, जो भी इलाके बाढ़ से प्रभावित होते हैं, वहां पर आप निर्माण कार्य को स्थगित कर दीजिए। स्थगित नहीं बल्कि रद्द ही कर दीजिए। जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी आप अपने घरों में, अपने दफ्तरों में, अपने दुकानों में निर्माण कार्य
संपन्न कराएं जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि यदि बाढ़ आने की आशंका रहती है तो फिर अपने घर के भीतर या फिर आसपास के जो भी आपके काम के क्षेत्र हैं वहां पर अगर भट्टी है या वाटर हीटर है या फिर इलेक्ट्रिक पैनल है यानी बिजली का बोर्ड है तो आप उसे किसी ऊंचे स्थान पर रख दीजिए। अपने घर की नालियों में बाढ़ के पानी को घुसने के लिए रोकने के लिए मोरी की जालियां जिसको सीवर टैप्स कहते हैं उसमें चक वाल्व लगा लीजिए। साथ ही साथ अपने समुदाय अधिकारियों को यह पता लगाने के लिए संपर्क करना कि क्या वो आपके क्षेत्र में घर में बाढ़ के पानी को घुसने से रोकने के लिए अवरोधक जिसमें बांधों और बीमों तथा बाढ़ से बचने हेतु दीवारों जिसको आप फ्लड वॉल्स कह सकते हैं क्या उसके निर्माण की योजना बना रहे हैं। यानी आपको यहाँ पर संपर्क भी करते रहना है अपने अधिकारियों से जो भी आपके क्षेत्र के संबंधित अधिकारी हैं। साथ ही साथ रिसाव को रोकने के लिए आपको अपने बेसमेंट में वाटर प्रूफिंग कंपाउंड से दीवारों को सील भी करना चाहिए। ये वो तमाम तरीके हैं जो कि आप बाढ़ से पहले कर सकते हैं, बाढ़ आने से पहले। इसके अलावा यदि बाढ़ आपके क्षेत्र में आने वाली हो तो आपको कुछ और बातों का भी ख्याल रखना चाहिए जिसमें शामिल है कि आप सूचना के लिए रेडियो या टेलीविजन देखते रहिए। रेडियो को आप सुनते रहिए और टेलीविजन को आप देखते रहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूचना का आदान प्रदान बहुत जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों सजग रहें कि आकस्मिक बाढ़ भी आ सकती है यानी अचानक भी बाढ़ आ सकती है और यदि एक आकस्मिक बाढ़ आने की कोई संभावना हो तो किसी ऊंचे स्थान पर चले जाइए। यानी अपने बिजली के उपकरणों को ही नहीं बल्कि आपको भी किसी ना किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना है और यह स्थान ऊंचा होना चाहिए यानी जमीन से ऊंचा होना चाहिए। साथ ही साथ नदियां, नहरों, नालों, घाटियों तथा अचानक बाढ़ ग्रस्त होने वाले अन्य क्षेत्रों से भी परिचित रहिए और इनके आसपास बिल्कुल भी ना जाइए। साथ ही साथ दोस्तों इसमें एक चीज और लिखिए कि यदि बाढ़ की आशंका से आप अपना घर खाली कर रहे हो तो उसमें आपको यह ध्यान देना है कि आपके पास अगर समय हो तो आपके घर के बाहर जो भी तमाम चीजें आउटडोर रखी हुई हैं उन्हें आप वापस घर के अंदर ले आइए। साथ ही साथ जो आपके घर के भीतर उपयोगी सुविधाओं के लिए मेन स्विचेस हैं, बिजली बोर्ड है, उन तमाम चीजों को स्विच ऑफ कर दीजिए और उसे एक प्रकार से ऊंचे स्थान पर रख दीजिए, डिस्कनेक्ट कर दीजिए तमाम बिजली के उपकरणों को भी। साथ ही साथ दोस्तों किसी भी बिजली के उपकरण को भूल से भी ना छुएं और अगर आपको छूना है तो फिर आपके पास वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो कि इंसुलेटर का काम करती है जिसमें आप चप्पल पहन के या फिर ग्लव्स पहन के आप उसको अगर आपको छूना है तो आप छू सकते हैं, लेकिन नंगे पैर नंगे हाथ तो बिल्कुल भी नहीं छूना है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें एक चीज और लिखी हुई है कि आपको अगर आपको घर से बाहर निकलना पड़ रहा है क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि सहायता नहीं पहुंच पाती है तो फिर जो व्यक्ति होता है वो खुद ही एक कोशिश करता है कि वो किसी तरीके से अपने घर से बाहर निकले और सुरक्षित स्थान तक पहुंचे। तो ऐसे में यहाँ पर आपको ये जो बातें इसमें लिखी है वो भी ध्यान से सुननी चाहिए कि बहते पानी में ना चलें। 6 इंच की गहराई वाले बहते हुए पानी में आप गिर सकते हैं। यानी जहां पर भी सिंपल भाषा में यह है कि अगर पानी आप ये मान के चलिए कि घुटनों से ऊपर है तो आप उसमें ना जाइए। साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा है कि अपने आगे जमीन की सतह की मजबूती को जांचने के लिए छड़ी का प्रयोग कीजिए। यानी कोई एक आप लकड़ी की छड़ी, लठ जिसको कहते हैं, आप उससे अपने आगे रखकर जमीन की तलाश कर सकते हैं कि कहीं आप किसी गड्ढे में या किसी अन्य स्थान पर कहीं आप गिर तो नहीं रहे, किसी मैनहोल पे तो नहीं गिर रहे। क्योंकि इन दिनों बहुत खबरें आती हैं कि बारिश के पानी के कारण बच्चा या कोई बड़ा वयस्क ही नाली में गिर गया या फिर नाले में गिर गया या फिर मैनहोल में गिर गया और फिर वो अभी तक नहीं मिल पाया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने साथ एक छड़ी रखें जिससे आप जमीन को आगे तलाश कर सकते हैं, उसकी खोज कर सकते हैं। साथ ही साथ बाढ़ वाले इलाकों में ड्राइविंग ना करें, गाड़ी चलाने की भूल ना करें, गाड़ी या कोई भी वाहन चलाने की भूल ना करें क्योंकि आप फंस सकते हैं और उस पर गिर कर आपको चोट भी आ सकती है। साथ ही साथ इसमें यह चीज भी लिखी हुई है दोस्तों कि अगर आप गाड़ी में हैं और आपके कार के आसपास जमा हो जाए अगर पानी, तो कार को आप वहीं छोड़ दीजिए और कोशिश कीजिए कि किसी भी तरीके से आप वहां से निकलने की कोशिश करें क्योंकि आपका वाहन उस पानी के तेज बहाव में डूब सकता है। दोस्तों ये तमाम वो उपाय हैं जो आपको एक प्रकार से अपनाने चाहिए। और एक बहुत जरूरी बात यह है दोस्तों कि इन दिनों क्या गांव क्या शहर सब कुछ डूबा हुआ है। अब कोई आंशिक तौर पर प्रभावित है, कोई पूर्ण रूप से प्रभावित है, लेकिन देश के सैकड़ों इलाके इस समय प्रभावित हैं। ये सच है। अगर मैं दोस्तों वापस एक बार पुणे में ही लौटूं
तो पुणे मंडल के भीतर ही 84,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इन दिनों हमारी जो फोर्सेस होती हैं, चाहे एनडीआरएफ के जवान हो, चाहे एसडीआरएफ के जवान हो, चाहे सेना के जवान हो, इनका काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है राहत और बचाव कार्य के लिए, क्योंकि एक तो कंडीशंस अप्रोप्रिएट नहीं होती, फेवरेबल नहीं होती, ऊपर से लोगों तक सहायता पहुंचाना इनका कर्तव्य होता है। इसलिए यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो भी अगर इन उपायों को थोड़ा सा समझ लें तो फिर आप इसका नुकसान कम कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये तो हो गई बाढ़ की बात। इसके अलावा अब मैं आपको इस वीडियो के आखिरी हिस्से में बताऊंगा भूस्खलन से बचने के उपाय, क्योंकि भूस्खलन के कारण आप जानते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में जो ये पहाड़ी राज्य हैं, यहां पर, या देश का कोई भी अगर अन्य पहाड़ी राज्य है, तो यहां पर भूस्खलन की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, चाहे पूर्वोत्तर का ही राज्य हो। अब भूस्खलन के कारण जो मलबा निकलकर सामने आता है, नीचे जमीन पर आ जाता है, तो फिर उसमें दब के बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। और अभी आपने महाराष्ट्र में सुना कि वो मलबे के कारण ही बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। और इन दौरान बिल्डिंग के गिरने का भी, बिल्डिंग कोलैप्स का भी बहुत ज्यादा चांसेस होती हैं। इसलिए भूस्खलन से बचने के क्या उपाय हैं वो भी अब आप जान लीजिए दोस्तों देखिए, भारत के मानचित्र पर ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, ऐसे बहुत सारे जोन्स हैं, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर भूस्खलन की घटनाएं या हिमस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं। इसी संदर्भ में मैं अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा और यहां पर आपको एनडीएमए के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो तमाम दिशा निर्देश, जो तमाम गाइडलाइंस दी गई हैं, अब उससे आपको अवगत कराना चाहूंगा। सबसे पहले दोस्तों इसमें कहा गया है कि आप नालों को साफ रखें, और ये सिर्फ हमारे लोगों की ही जिम्मेदारी नहीं, यानी आम जनता की ही जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारी सरकारों की भी जिम्मेदारी है, या उस शहर के नगर पालिका की, या नगर निगम की, या नगर पंचायत की, या जो भी अथॉरिटीज वहां पर मौजूद है लोकल लेवल, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने सही समय पर रहते हुए, समय समय पर बल्कि उन तमाम नालों की, उन तमाम नालियों की सफाई कराते रहिए, ताकि इसमें पानी जमा ना हो सके, गंदा पानी, इसमें गंदगी के कारण, ये तमाम जो कारण और होते हैं उसके कारण पानी इसमें रुक ना सके। साथ ही साथ तूफान के जल को ढलानों वाली चट्टानों की सतह से दूर रखें। इसके अलावा नालों को कूड़ा, पत्ते, प्लास्टिक की थैलियां, मलबा आदि के लिए जांचते रहे, यानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि नियमित रूप से इनकी सफाई होती रहे, और ये भी देखा जाए कि इसमें ये तमाम जो मैंने चीजें बताई ये इसमें ना फेंकी जाए। लेकिन हमारे देश में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। दिशा निर्देशों में जो लिखा होता है हमेशा धरातल पर स्थिति उल्टी होती है। यहाँ के नालों में आपको रैपर, प्लास्टिक, तमाम चीजें आपको दिख जाएंगी, और सफाई के नाम पर कुछ नहीं होता है। साथ ही साथ दोस्तों रिसाव छिद्रों को खुला रखें, यानी जो छेद होते हैं जहां से पानी निकल सकता है उसको आप खोल कर रखें, उसमें ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, उन्हें बंद ना करके, ताकि पानी निकल सके। साथ ही साथ इसमें लिखा है कि पानी को बर्बाद ना होने दें अथवा अपने मकान के ऊपर इकट्ठा कर लें, यानी पानी की वेस्टेज भी ना हो, इसलिए आप अपने घर के ऊपर कोई ऐसी चीज को टैंक रख सकते हैं, या कोई ऐसी चीज कर सकते हैं जिसमें आप पानी को स्टोर कर लें। साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा गया है कि अधिक से अधिक पेड़ों को उगाएं, यानी अफॉरेस्टेशन करें, डिफॉरेस्टेशन ना करें, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि इससे मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है, और जब आप मिट्टी रहेगी तो वहां पर पानी भी ज्यादा देर तक नहीं भर सकेगा और वो रोकेगा बाढ़ को। यह हम सब ने 5वीं 6वीं की किताबों में पढ़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं हम सब भूल जाते हैं। हमारी अथॉरिटीज इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती हैं कि वो तमाम चीजों को एक प्रकार से लापरवाही के कारण इनको इग्नोर करती हैं, इनको नजरअंदाज कर देती हैं। साथ ही साथ दोस्तों चट्टान गिरने वाले तथा झुकी हुई या धसी हुई बिल्डिंग वाले, दरारों वाले हिस्से की पहचान करें और उनका निर्माण करें, उनको ठीक कराएं, उनका पुनर्निर्माण कराएं, रिपेयर कराएं उन्हें। साथ ही साथ ऐसे संकेतों को देखें तथा निकटतम जिला मुख्यालय से संपर्क करें। इसमें भी वही बात है कि आपको संपर्क जरूर करना है अपने अथॉरिटीज से। साथ ही साथ ये सुनिश्चित करें कि ढलान वाले क्षेत्र यानी स्लोप्स का निचला हिस्सा टूटा हुआ ना हो, सुरक्षित रहे, तब तक पेड़ को ना उखाड़ें जबकि पुनः पेड़ पौधे लगाने की योजना ना हो। यानी वही बात है कि अगर आप कहीं पर पेड़ को हटा रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं, तो तब तक उसे ना हटाइए जब तक आपके पास एक विस्तृत प्लान या विस्तृत योजना ना हो कि आप यहां पर आप इसको हटा रहे हैं तो फिर आप कहां पर इसकी भरपाई करने के लिए आप कहां पर पेड़ उगा रहे हैं। तो ये तमाम वो दोस्तों जरूरी चीजें हैं जिनसे आप भूस्खलन के कारण बच सकते हैं और इसके नुकसान को आप कम कर सकते हैं।
जान माल का नुकसान जो होता है, जीवन जो अस्त व्यस्त हो जाता है, उस पर कम प्रभाव पड़े, ये आप तमाम चीजें अपनाकर आप ये कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेकर आई होगी, आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी मिली होंगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों, यही विनती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सही सूचना और सही जानकारी पहुंचे ताकि लोगों की मदद हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।